एक चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसको लिखा है एनी फ्रैंक ने लिखा है। एक्चुअली एनी फ्रैंक की ही डायरी है। क्लियर है? पब्लिश करवाया गया था। अब यहाँ पर डायरी के इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि जैसे आपका कुछ गुस्सा आता है या कोई भी चीज आती है, आप डायरी के माध्यम से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो अभी इसके बारे में पूरा समझेंगे हम लोग। जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। दिस लेसन, ये जो लेसन इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये लेसन द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक या द डायरी ऑफ यंग गर्ल का एक अंश है। मतलब डायरी पूरा लिखा गया है, डायरी का छोटा सा पार्ट है ना। जैसे मान लो 50-60 पन्ने का लिखा गया, उसमें 2-4 पेज है ये। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसकी डायरी उसने खुद लिखा है। दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1947, इसको पहली बार 1947 में पब्लिश किया गया। इन दिस, इसमें एनी एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन अ डायरी, इसमें एनी ने अपने विचार को एक डायरी में एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। विच वाज गिफ्टेड टू हर ऑन हर 13 बर्थडे, और इसको, है ना, जिसे वो जो है इसके 13 बर्थडे पर गिफ्ट किया गया था। सी नेम्स द डायरी किटी, और इन्होंने डायरी का जो नाम रखती हैं वो रखती हैं किटी, which she considers as her only true friend, और जिसे वो अपना ट्रू फ्रेंड, अपना सच्चा फ्रेंड डायरी को मानती हैं, इस किटी को मानती हैं। सी मेंशंस, उसमें बताती हैं अबाउट चाइल्डहुड, अबाउट हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में बताती हैं, हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में बताती हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और ऐसे कई सारी चीजों के बारे में बताती हैं। दैट सी टोल्ड नो वन एल्स, जिसको कोई नहीं जानता है। ऐसी भी चीजों के बारे में बताते हैं अपने जीवन से रिलेटेड, जिसको किसी को नहीं पता है। अब देखिए इस लेसन में क्या है। इन दिस लेसन, इस लेसन में एनी टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली, यानी ये बताती है कि अकेलेपन के बारे में बताती है ना। एंड हैविंग नो वन टॉक टू द डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली, और यहां तक ये बताती है कि यद्यपि उसके चारों तरफ बात करने के लिए कोई ढंग का नहीं था, उसके फैमिली सराउंडेड में कोई न कोई सही तरीके से बात नहीं करता था। एंड अराउंड 30 पीपल, यद्यपि 30 लोग लगभग, whom she called her friends, 30 लोग को ये अपना दोस्त कह सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अकेलापन महसूस होता था। दस, इस प्रकार सी टेक्स द डिसीजन, इस प्रकार वो अकेलापन दूर करने के लिए वो एक निश्चय लेती है ऑफ राइटिंग, की वो लिखेगी हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को इन अ डायरी, एक डायरी में लिखेगी, क्योंकि उसे साझा करने के लिए उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। उसने ट्रू फ्रेंड एक डायरी को बना लिया। अब देखते हैं, अब इसको लाइन बाय लाइन समझने से पहले इसके बारे में हिंदी से समझ लेते हैं, उसके बाद में इन सबको लाइन बाय लाइन भी समझेंगे। ओके, देखिएगा। एनी लीज मैरी एनी फ्रैंक, है ना। 1929 से 1945 इनका लाइफ टाइम है। अब देखिए, ये एनी फ्रैंक वह एक जर्मन मूल की यहूदी लड़की थी, जिसने तब लिखा जब अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर अधिकार किया, उसी समय वह परिवार जर्मनी में नाजियों की सत्ता आने पर एम्स्टर्डम चलाया था, परंतु वे लोग फंस गए थे। जब नाजियों ने नीदरलैंड्स पर अधिकार किया, जब यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार बढ़े, तो वह परिवार जुलाई 1942 में उसके पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय की इमारत में छिप गए। 2 साल छिपे रहने के बाद समूह को पकड़वा दिया गया और बंदी शिविर की व्यवस्था में ले जाया गया, जहां उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक ने कुछ दिनों बाद बर्गेन बेल्सेन में एनी की टाइफस से मृत्यु हो गई। उसका पिता ऑटो, जो एकमात्र उत्तरजीवी था, युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटा और पाया कि उसकी एनी की डायरी बची हुई थी, एनी मर चुकी थी। यह सोचकर कि वह एकमात्र रिकॉर्ड था डायरी के बारे में, उसने इसे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दिया। किसने? इसके पिता ने। यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर
दी गई थी और इसमें उसके जीवन की 12 जून 1942 से लेकर आखिरी प्रविष्ट अगस्त 1944 तक की घटनाएं थी। अंत में इसका वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। यह संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। ये फैक्ट है ना। आगे देखिए, ये सत्य बात है। डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविजन, नाटकीय निर्माण और एक ओपेरा फिल्म भी बन चुकी है डायरी पर आधारित। एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोजमर्रा के जीवन का करीब से निरीक्षण करती है। एनी फ्रैंक नरसंहार, यानी कि इंसान को मार रहे हैं, नरसंहार की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी है। क्या कमी। अब यहां पर देख सकते हैं आप, टेक्स्ट असली तो यहां से शुरू हुआ, वो थोड़ा सा उसके बारे में फीडबैक था। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में, अब ये खुद बता रहे, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। ना केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मैं ना तो स्वयं ना ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। ये कह रही कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मैं 13 साल की लड़की, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, इसका कोई महत्व तो नहीं है। मैं लिखना चाहती हूं, मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीजें बाहर निकालने की है और वो मैं डायरी के माध्यम से निकालूंगी। कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता है। मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी और अपने हाथों में अपनी थोड़ी ढोड़ी को पकड़े घर बैठी हुई थी, उदास, शक्तिहीन, और यह सोचती हुई कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए था या बाहर जाना चाहिए। अंत में मैं जहां थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही, हाँ, कागज में तो अधिक सहनशीलता है। सहनशीलता है ही क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आगे देखिएगा, अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूं जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। मेरा कोई मित्र नहीं है। मुझे इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, और मैं हूं भी नहीं। मेरे माता पिता हैं, एक 16 वर्षीय बहन है और लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकता हूं। मेरा परिवार है, प्रिय चाचियां हैं और एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है, मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूं तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूं। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोचती। हम और नजदीक आते प्रतीत नहीं होते, तथा यही एक समस्या है। हो सकता है कि मेरा दोस्त हो और हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी ऐसी स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की। इन्होंने पहले बताया क्यों मैंने डायरी लिखना शुरू किया। मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं है, और ये बहुत दुख का पल होता है। जैसे कि होते हैं जिनके पास माता पिता हैं उनको उतना दुख नहीं, और जिनके पास माता पिता नहीं उनको दुख नहीं होगा, लेकिन जिनके पास माता पिता होते हुए भी रोज पल पल माता पिता के प्यार के लिए तरसना पड़े ना, उनसे पूछो क्या हाल होती है। सब कुछ रहते हुए भी ना वो दुनिया के सामने ये नहीं कह सकते मेरे पास कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, समझे। और इससे तो भाई ये सब चीजें उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। हर चीजें तो ये डायरी बता रही, यही चीज आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना, आप गुस्सा नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, भड़ास निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई चीज लिख देने से, कह देने से, बोल देने से वो चीजें क्या होती हैं, कम हो जाती है ना।
वही चीज आगे देखिए, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतिष्ठित मित्र के चित्त को बढ़ाने के लिए मैंने इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, परंतु मैं चाहती हूं कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस मित्र को किटी पुकारूंगी। मतलब एक जैसे हम मित्र के पास जाकर बिना बेझिझक एक सच्चे क्लोज मित्र के पास सारी बातें बोल देते हैं, वैसे डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ जिससे मैं कोई बात लिखने में झिझक ना करूं, अच्छी से अच्छी, खराब से खराब। आगे, किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूं, किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा। मैं ना चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं। मेरे पिता ने, जिन्हें मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया है, मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि वह 36 वर्ष के और माता 25 वर्ष की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गॉट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। मेरी माता एडिथ हॉलैंड फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में हॉलैंड गई, जबकि मार्गॉट और मैं अपनी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिए गए। मार्गॉट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में उसी समय चली गई जब कि मुझे मार्गॉट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। आगे देखिए, मैं तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जाने लगी। वहां मैं 36 वर्ष की आयु तक रही, जिस समय मैंने सॉरी यार, क्या 36 बोलते हैं। वहां मैं 6 वर्ष की आयु तक रही, जिस समय मैं प्रथम कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका, मुख्य अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी। वर्ष के अंत में जब हमने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही, उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। यानी कि इनकी प्रिय अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस, हमेशा प्रिय लोगों का ही नाम आता है ना। आगे देखो, कई सारे एक ही अध्यापक तो रहे नहीं होंगे, कई सारे रहे होंगे। आगे देखिए, 1941 की ग्रीष्म ऋतु में दादी माँ बीमार हुई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा, इसलिए मेरा जन्म दिवस बिना उत्सव के गुजरा। दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हुई। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ तथा अब भी उन्हें प्रेम करती हूँ। 1942 में यह जन्म दिवस उत्सव दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया और दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं और इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूं और अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर ये क्या लिखती हैं? प्रियतम किट्टी, मतलब डायरी को एक मित्र मानते हुए, हमारी पूरी कक्षा पूर्णतः घबराई हुई है। निस्संदेह कारण है आने वाली सभा जिसमें अध्यापक यह निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा। आधी कक्षा शर्त लगा रही है, जैसे कल का प्लानिंग है ना। जीएन और मैं अपने पीछे 2 लड़कों सीएन तथा जैक्स पर मूर्खता से हंसती हूं, जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया है। प्रातः से लेकर रात तक यही चलता है, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं। यहां तक कि जीएन की नजरें तथा मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता। यदि तुम मुझसे पूछो, इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि 1/4 कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, परंतु अध्यापक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये सब डायरी में लिख रही हैं। मुझे स्वयं की तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है, हम सफल होंगे। केवल एक विषय गणित के बारे में मैं निश्चिंत नहीं हूं, फिर भी हम केवल प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं। तब तक एक दूसरे को साहस न छोड़ने को कहते हैं। मेरी अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है। वे संख्या में 9 हैं, जिसमें 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। श्रीमान किसिंग, पुराने विचारों वाला बूढ़ा व्यक्ति जो गणित पढ़ाता है, मुझसे वर्षों से
नाराज था क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। कई चेतावनियों के पश्चात उसने मुझे घर पर करने के लिए अतिरिक्त गृह कार्य दिया, बातूनी विषय पर निबंध दिया। एक बातूनी विषय पर आप क्या लिख सकते हैं गुस्से में? ऐसा मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया, कॉपी को बस्ते में रखा और चुप रहने का प्रयत्न किया कि अब नहीं बोलूंगी। आगे देखिए, उस स्वयं को उस सायं को शेष गृह कार्य समाप्त करने के पश्चात निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नजर पड़ी। अपने कलम की नोक को चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना प्रारंभ किया। एकदम कहानी बता रहे हैं हम, जैसे हम लोग की सिचुएशन होती है ना। आगे, कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। मैं सोचती रही तथा अचानक मुझे एक विचार सूझा। मैंने श्रीमान कीसिंग द्वारा कहे गए 3 पृष्ठ लिख गए निबंध जो, और मैं संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है और मैंने इसे यथाशक्ति अपने नियंत्रण में रखूंगी, परंतु मैं अपनी इस आदत को पूर्णतः कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। यदि अधिक नहीं तो मेरी मां भी तो इतना ही बोलती थी और आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं मास्टर जी, ऐसे लिख रहे हैं। आगे देखिए, श्रीमान कीसिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे। जब वो पढ़े तब ये इनको बहुत हंसी आई, गणित के अध्यापक मेरे तर्क पर बहुत हंसे, और पर जब मैं अगले पाठ में फिर बोलने लगी तब उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया। मैं तो शांत रही नहीं, उन्होंने एक और निबंध दे दिया। इस बार यह था एक सुधारातीत बातूनी, मतलब एक अब जो बातूनी थी थोड़ा सा सुधरी हुई, तो एक इम्प्रूव्ड टाकेटिव, एक सुधारातीत बातूनी के बारे में लिखना था। मैंने यह भी लिख कर दे दिया और श्रीमान कीसिंग ने अगले 2 पूरे पाठों पर शिकायत नहीं की। तीसरे पाठ के दौरान काफी हो चुका था। कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा, शीर्षक क्वेक पर निबंध लिखो। मतलब उन्होंने कहा, ओए मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स तुम क्वेक पर निबंध लिखो। अब तीसरा निबंध दे दिया। आगे देखिए क्या है, ये तो है ना, कक्षा हंसने लगी। अब देखिए, कक्षा हंसने लगी, मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि बातूनी विषयों पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था, अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का, किसी मौलिक विषय पर। मेरी सहेली सेन, अपनी सहेली का नाम बता रहे हैं, मेरी सहेली सेन जिसकी काव्य पर पकड़ थी, ने इस निबंध को प्रारंभ से अंत तक पद्य में लिखने में सहायता की पेशकश की। उसने कहा, चलो परेशान न हो, मैं सहायता करूंगी। मैं खुशी से उछल पड़ी। श्रीमान कीसिंग इस हास्यास्पद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने निश्चित किया था कि मजाक उनके साथ वो देंगे, हम लिखेंगे। आगे, मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह सुंदर थी। यह एक माता बत्तख व पिता हंस तथा 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वे बहुत बोलते थे। सौभाग्य से श्रीमान कीसिंग ने मजाक तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने अपनी टिप्पणी को जोड़कर उस कविता को कक्षा में सुनाया और दूसरी कक्षाओं को भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है, मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया। इसके विपरीत कीसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं, उनकी भी मजाक करने की आदत बन गई। तुम्हारी एनी, अपने डायरी से कह रहे हैं, हाँ किटी तुम्हारी एनी, दी डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से उद्धृत मामूली रूपांतरण के साथ। अब ये सोचो, अगर पूरी डायरी पढ़ेंगे कितनी मजेदार है। इसीलिए इनकी डायरी विश्व की तमाम भाषाओं में क्या की गई, मतलब ट्रांसलेट की गई, क्योंकि आजकल कई सारे लोग हैं पढ़ने के शौकीन होते हैं, उनको कहानियां चाहिए। क्लियर है? ओके, ये कहानी कंप्लीट होती है। थैंक यू।